गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पिछली वीडियो में एक टॉपिक चल रहा था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें हमने नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी को डिस्कस किया था। तो उसके बाद भी कुछ मेथड रह गए हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उनमें से हमारे पास है सातवां मेथड, जिसका नाम है फॉर्मेलिटी, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। ये वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो फॉर्मेलिटी से पहले थोड़ा सा मोलरिटी को एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, जो पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था। तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट आते हैं, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही पढ़ा था आपने। तो फॉर्मेलिटी को भी आपने मोलरिटी की तरह ही याद करना है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन जल्दी याद हो जाए। तो देखो, एज द नंबर ऑफ बिल्कुल सेम है, बस आपने क्या करना है, जहां पे मोल्स है उस मोल्स की जगह आपने लिखना है फॉर्मूला मास। फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला एफ, यहाँ पे एम से मोलरिटी, एम से मोल्स, ऐसे याद रखना, ठीक है नहीं? तो बाकी डेफिनेशन एज इट इज है। फॉर्मूला मास ऑफ द सोल्यूट dissolved per liter of solution, dissolved per liter of the solution। फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, इस चीज को आपने देखना है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस। जो भी आयनिक सब्सटेंसेस है, आयनिक सब्सटेंसेस जैसे कि एग्जांपल में यहां पे बता रहा हूं, जैसे कि NaCl हो गया, ठीक है, KNO3 हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। ये सारे आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। ये अलग अलग मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करते, डिस्क्रीट नहीं होते। NaCl को जब आप पानी में डालोगे तभी जाके, या फिर उसको आप मेल्ट करोगे तभी जाके वो अलग अलग टूटेगा आयंस में, ठीक है। तो ये जो आयनिक सब्सटेंसेस है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए, इनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं x से, स्मॉल x से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जब पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा अटपटी इसकी डेफिनेशन लगेगी, लेकिन एक बार समझने के बाद आपको ये आसान लगेगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन आपने बनाया है। अब सॉल्यूशन आपने बनाया तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनाया होगा। तो मैं कहता हूं कि मान लो एक आपके पास कंपोनेंट है A और एक कंपोनेंट है मान लो B। ये मान लो सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है भाई, आप मान लो अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हो, किसका, A का, तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि इसके मोल्स ऊपर आएंगे, जिसका आप निकालने जा रहे हो मोल फ्रैक्शन, और नीचे जो आएगा यानी कि रेशो, इसको हम रेशो भी तो बोलते हैं मैथमेटिक्स में, जब हम बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे आएगा इन दोनों का मोल्स, Na प्लस में Nb। तो इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब इसको डेफिनेशन से समझना। ये कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट मान लो A है हमारे पास, इज डिफाइंड एज द रेशो, ये रेशो है क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। किसका रेशो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है? दो ही कंपोनेंट है, तो उनका टोटल कर दो मोल्स का, ठीक है। तो हमने टोटल कर दिया Na प्लस Nb, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको N1 लिख लेते हैं, ठीक है। कल भी मैंने बताया था वीडियो में आपके कि सॉल्वेंट के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? 1 नंबरिंग में, और सोल्यूट के लिए क्या यूज करते हैं हम नंबरिंग में? 2, सिर्फ समझने के लिए यूज करते हैं इसको। ऐसे हम सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को क्या मान लेते हैं? N2, ठीक है। तो हमारे पास मान लो अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम x1 से डिनोट करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट तो 1 आएगा। तो कैसे लिखेंगे हम? अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट का ही नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएगा N1,
N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, N1 प्लस में N2। सिमिलरली उसी तरह से सोल्यूट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम X2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगर सोल्यूट का निकाल रहे हो तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएगा और नीचे किसका आएगा, टोटल N1 प्लस में N2। क्लियर। तो ये आपके पास है मोल फ्रैक्शन। इसके अंदर एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है, आप जितने भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, निकालने के बाद उनको ऐड कर दो तो हमेशा उसका आंसर 1 आएगा। कैसे देखो, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, दो ही आपके पास कंपोनेंट है, तो इनको ऐड करके देखो आप x1 प्लस में x2 को, तो ये है आपके पास x1 की वैल्यू, यानी कि n1 अपॉन में n1 प्लस में n2, फिर प्लस में n2 अपॉन में n1 प्लस में n2। यहां से दोनों कॉमन है, सेम है, तो मैं एलसीएम लेता हूं n1 प्लस में n2, ऊपर क्या आएगा n1 फिर n2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे किससे, 1 से। तो ओवरऑल मेरे पास क्या निचोड़ निकला इसका कि x1 प्लस में x2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके बेस पे हम पढ़ेंगे दो न्यूमेरिकल, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल आपके पास दे रखा है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो, मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, उसके अंदर ऐड करके क्या 60 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल। अच्छा, मिथाइल एल्कोहल क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, CH3OH को बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। 2 किसके अंदर 120 ग्राम वाटर, यानी कि इसके अंदर पहले से क्या था, इसके अंदर पहले से 120 ग्राम था वाटर। तो इन दोनों को आप जोड़कर एक सॉल्यूशन बना रहे हो, तो आपने इसको इसके अंदर डाला है 120, तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा, सॉल्यूट का, और ये किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। और वैसे भी ये अधिक मात्रा में है तो ये सॉल्वेंट है, ये कम मात्रा में तो ये सॉल्यूट है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। इसको मिथेनॉल भी बोलते हैं या मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिथेनॉल या फिर मिथाइल एल्कोहल। तो इसका हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, यानी कि हमें कहीं ना कहीं x2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम सोल्यूट को क्या मानते हैं, x2, क्लियर। अब x2 का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n2 अपॉन में n1 प्लस में n2। n2 किसके लिए यूज है, n2 किसके लिए है, यहाँ पे ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर। और n1 किसके लिए, सॉरी n1 यहाँ पे n1, और n2 किसके लिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल यानी कि सोल्यूट, इसको मैं क्या कह सकता हूं, सोल्यूट भी कह सकता हूं, वाटर को मैं क्या कह सकता हूं, सॉल्वेंट, क्लियर। तो हमें अब n2 और n1 की वैल्यू पता करनी है। अगर हमने n1 और n2 की वैल्यू पता कर ली तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो n1 कैसे निकालोगे आप, तो कल वाली वीडियो में बताया था नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है इसका। अच्छा, किसका निकाल रहे हो, सॉल्वेंट का, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, सॉल्वेंट का ही आएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट कितना देता है 120, तो 120 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो 120 को जब तुम 18 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर लगभग ये आएगा 6.667। डिवाइड करके देख लेना इसको, ठीक है। ऐसे आप निकाल दो n2। n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के। तो यहां पे क्या लिखोगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वजन कितना दे रखा आपको, 60 ग्राम, डिवाइडेड बाय सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास चाहिए आपको। तो मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसका देखो कैसे निकालोगे, कार्बन का कितना होता है 12, कितने हाइड्रोजन इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो एक का एक होता है, तो 4 का कितना होगा 4 हाइड्रोजन। 4 ऑक्सीजन कितना होता है 16, इन सबको ऐड कर दो तो ये 32 आ जाएगा। तो 32 से क्या कर दो डिवाइड, तो जब तुम 32 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर लगभग आएगा 1.875।
1.875। तो आपके पास n1 और n2 आ गए, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो देयरफॉर x2 इक्वल टू n2 की जगह क्या पुट कर दो 1.875 और इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 1.875 प्लस में n2 कितना है आपके पास, सॉरी n1 कितना है 6.667 प्लस में, और n2 कितना है 1.875। इन सबको आप इन दोनों को ऐड करो और फिर डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.220। डिवाइड करके देख लेना इनको। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का। वो मिथेनॉल की जगह वाटर का भी पूछ सकता था, तो आप वाटर के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे x1, यहाँ पे क्या पुट करते हैं n1 और नीचे n1 प्लस n2, या दोनों का भी पूछ सकता था। ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल को, तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पे। तो सेकंड न्यूमेरिकल ये थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है। ये 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए, दोनों के लिए, और खासकर ये 12th क्लास में ज्यादा पूछा जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का इन 2.5 m। ये जो स्मॉल m है, ये स्मॉल m डिनोट करता है मोलैलिटी को। 2.5 मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? तो पहले हम मोलैलिटी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मैं इसको मोलैलिटी कर लेता हूं, सॉरी, MOLALITY मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां तक एज इट इज आता है, डिसॉल्व्ड पर लीटर की जगह क्या आता था वहां पे, डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहां पे क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को यहां से पढ़ते देखो। इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन 2, तो 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर हमें पता लग जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखो क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। तो इसकी डेफिनेशन को यहां से पढ़ो। देखो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि 1000 ग्राम में हमने डाला। नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, 2.5। भाई यहाँ पे मोलैलिटी का आंसर कितना है, 2.5। यहाँ पे मोलैलिटी कितना दे रखा है, 2.5। तो एक्चुअली 2.5 क्या है, ये मोल्स है। 2.5 क्या है, मोल्स है, क्योंकि मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है, 2.5। ये ध्यान रखना है। तो इसका जो मतलब है, इट मींस 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट, हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है किसके अंदर, इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये। तो यहां से हमें किसका मोल्स पता लग रहा है, सोल्यूट का। तो सोल्यूट को क्या लिखते हैं, N2। तो N2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2.5, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिखते हैं, N2, और कितना दे रखा है, 2.5। अब हमें चाहिए N1। N1 किसके लिए यूज होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए होता है। अच्छा, सॉल्वेंट यहां पे क्या है, वाटर है, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना दे रखा है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का वेट देखो 1000 ग्राम दे रखा है, तो यहां पे आ जाएगा 1000। और मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, सभी को पता है। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 55.6। कितना आएगा, 55.6। तो आपको क्या निकालना है, आपको तो निकालना है मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, यानी कि x2 निकालना है। तो x2 के लिए क्या होगा, N2, N1 प्लस में N2। N2 कितना है, 2.5। अच्छा, N1 कितना है, 55.6, और N2 कितना है, 2.5। इन सबको डिवाइड कर दो तो 0.043 ये आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे के सारे मेथड कंप्लीट होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लें।
तो वो जो क्वेश्चन मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन को हम प्रीफर करते हैं, इनको हम मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के से ज्यादा प्रीफर करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो क्यों करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है W2/M2 गुणा में 1000/V, ऐसे नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, जबकि मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के अंदर कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। और आपको पता है टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है, हालांकि वो मास के ऊपर नहीं होता, लेकिन वो किसके ऊपर होता है, वॉल्यूम के ऊपर होता है, ठीक है नहीं। जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो किसके ऊपर होता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। देखो आप अगर मान लो एक थाली में पानी रख दो धूप में, ठीक है, तो आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब चेक करोगे तो उसका पानी क्या हो जाता है, कम, यानी कि उसका वॉल्यूम कम हो गया। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा ना वॉल्यूम पर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम किसके अंदर है, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के अंदर। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी टेम्परेचर के हिसाब से, जबकि इनकी वैल्यू सदाबहार रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब वो उसको हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। क्यों देंगे प्रेफरेंस, क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का अगर आप एक्सपेरिमेंट गर्मियों में करते हो और सर्दियों में करते हो तो दोनों में आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, क्योंकि टेम्परेचर का रोल आ जाएगा ना वहां पे, जबकि इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। इसीलिए हम मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है नहीं। ऐसे एक नोट आपने पढ़ना, फॉर्मूला कहीं पे काम आ सकता है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी गुणा में एसिडिटी हो सकती है या फिर बेसिसिटी। कहीं पर हो सकता है कि आपको मोलैरिटी दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर और नॉर्मलिटी पूछ ले, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं।